इस केस पर थोड़े से और विचार शेयर किए जाने ज़रूरी हैं, थोड़ा और इसको समझना ज़रूरी है। जब एक रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट को मैनेज किया जाता है तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इस मामले में पेशेंट के जो अपने जो कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स हैं वो काफ़ी आड़े आते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस बीमारी को तब मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं जिसको पेशेंट ना तो छेड़ पाता है ना उसको बदल सकता है। वो उसकी आइडेंटिटी, उसके अस्तित्व का हिस्सा होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती रिलीजियस बिलीव्स के साथ। और क्योंकि रिलीजियस ओसीडी में काफ़ी सारे फियर्स होते हैं जिसमें एक पेशेंट को लगता है कि शायद उसने कुछ ऐसा गुनाह या ऐसी कोई गलती की है जिससे कि अब उसे सज़ा मिलेगी, और ऐसे में वो एक सच्चा मुस्लिम या सच्चा हिंदू जो भी है वो नहीं रहा अब। तो ऐसे में उसके लिए किसी भी तरह से एक्सेप्ट कर पाना, राज़ी हो पाना थेरेपी के लिए या कोई भी चेंज ला पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत डरा रहता है अंदर से। और जैसा कि बहुत ऑब्वियस है और काफ़ी कॉमन होता है ऐसा कि पेशेंट जो होते हैं वो अपनी इन ऑब्सेसिव थॉट्स को एक रिलीजियस प्रॉब्लम समझ लेते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ऐसे थॉट्स के आने का मतलब ही है कि वो बहुत बड़े पापी हैं, बहुत सारा उन्होंने गुनाह किया है, और इन विचारों का मतलब है कि वो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी है, यानी कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है जिस वजह से वो इन विचारों को दूर नहीं कर पा रहे। वो अपने ऊपर डाउट करते हैं, अपने को बहुत बुरे तरीके से देखते हैं, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी गिर जाता है और वो अपने बारे में बहुत सा नेगेटिव ओपिनियन बनाने लगते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है एक पेशेंट के लिए कि अपने वो नेगेटिव थॉट्स को, इंट्रूसिव थॉट्स को एक बीमारी का हिस्सा माने। कई बार तो वो इस वजह से कभी डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छे से अपनी रिलीजियस प्रेयर्स नहीं कर रहे, एक अच्छे मुसलमान नहीं है, इस वजह से शायद वो परेशान रहते हैं। और कई बार अगर वो डॉक्टर को कंसल्ट कर भी लें, उनको ओसीडी का डायग्नोसिस मिल भी जाए, तो भी इन विचारों को, इन बिलीव्स को, इन थॉट्स को डील कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक्सेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं ये किसी तरह से उनके रिलीजियस बिलीव्स या प्रैक्टिसेस से अलग हैं। वो अपने इन ऑब्सेसिव थॉट से खुद को अलग करके देख ही नहीं पाते, वो अपनी रिलीजियोसिटी को अलग करके, सेपरेट करके देख ही नहीं पाते अपने इन ऑब्सेसिव थॉट से। इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके ट्रीटमेंट में भी उनको हैंडल कर पाना। इस तरह की रिलीजियस प्रॉब्लम को, जिसे कि अल वसवसा कहा जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो डाउट आ रहा है ये उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, डाउट है जिसे कि ठीक करना ज़रूरी है। तो इस वजह से पेशेंट जो होता है या जो पर्सन है जिसे ओसीडी हो रहा है या हो चुका है, वो बार बार मन में ये सब रिपीट करता रहता है। क्लीनिंग, वॉशिंग की, वुदू की जो उनकी आदत होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा अपने कंपल्जन्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो उसको अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को बेटर करने का तरीका समझने लगते हैं और उसे ओसीडी के तौर पे नहीं देख पाते कई बार। ओसीडी के बारे में इस्लामिक टेक्स्ट में एक बहुत पुरानी एक डिस्क्रिप्शन मिलती है जो अबू जैद अल बल्खी ने दी थी, जो कि 850 एडी में पैदा हुए थे, और वो कुछ पहले मुस्लिम स्कॉलर्स में से थे जिन्होंने ओसीडी को कॉन्सेप्चुलाइज किया था। और उन्होंने जिस तरह से अल वसवसा मतलब ओसीडी को डिस्क्राइब किया था वो आज की जो ओसीडी की जो समझ है उससे काफ़ी मैच करता था। उनका जो तरीका था ओसीडी के पेशेंट्स को ट्रीट करने का वो काफ़ी हद तक सीबीटी से रिलेटेड था, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच के ही जैसा था। उन्होंने ओसीडी के ट्रीटमेंट को दो तरह की स्ट्रेटजीज में डिवाइड किया, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल स्ट्रेटजीज। एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज में पेशेंट को कहा गया कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिचुअल से थोड़ा बचाव करें, अपना लोगों से सोशलाइज करें और अपने कुछ सगे संबंधी, कुछ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलें जो उन्हें सुने, जो उनको समझें कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो अपनी ये जो थॉट्स की जो इररेशनैलिटी है, इलॉजिकलिटी जो है, इससे वो लोग एक्सपोज हो पाएँ। मतलब वो लोगों को बता पाए कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो उन विचारों को छुपाए ना, बताए लोगों को कि किस तरह से उसके मन में इररेशनल थॉट्स आते हैं, ताकि वो लोग उसे काउंसिल भी करें, और ऐसा उन्होंने ज़रूरी समझा ओसीडी के इलाज के लिए। और जो इंटरनल स्ट्रेटजीज थी उसमें उन्होंने कहा कि जो पर्सन है जिसको अल वसवसा की प्रॉब्लम हो रही है वो अपने इन नेगेटिव थॉट्स के साथ काउंटर आर्ग्यू करे, कुछ इस तरह जैसे कि एक कोर्ट रूम में दो वकील आपस में बहस करते हैं, उसी तरह से वो अपने इन विचारों के खिलाफ कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करे। इसी तरह कुछ ओसीडी के बारे में कुछ और मुस्लिम स्कॉलर्स की राइटिंग्स में भी मिलता है, जैसे कि सैयद नुरसी, जिन्होंने पैराबल्स की फॉर्म में, कुछ कहानियों की फॉर्म में ओसीडी को डिस्क्राइब किया था, जो कि काफ़ी हद तक
आज की जो कॉन्सेप्शंस होती हैं जिसमें कि थॉट एक्शन फ्यूजन होता है उससे काफ़ी मैच करता है। थॉट एक्शन फ्यूजन का मतलब है कि हमारे विचार और हमारे एक्शंस का फ्यूज होता हुआ दिखाई देना, मतलब कि ऐसा लगना कि जैसे कोई विचार जो आया है हमारे मन में, उस विचार का आना, उस थॉट का आना एक्शन के इक्विवेलेंट है। मतलब कि अगर थॉट आया तो इसका मतलब है हमने कर दिया। तो अगर कोई थॉट आया दज्जाल के बारे में तो ऐसा लगा कि सच में हमने कोई गुनाह कर दिया। तो जबकि विचार तो विचार होता है, थॉट तो सिर्फ थॉट होता है, पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये थॉट आना भी अपने में बहुत गलत बात होती है। तो इसे कहा जाता है थॉट एक्शन फ्यूजन। तो सैयद नुरसी ने थॉट एक्शन फ्यूजन को अपने कुछ टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने थॉट सप्रेशन के जो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होते हैं, मतलब कि कैसे जब हम कुछ थॉट्स को जब दबाते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं, तो जिन विचारों को हटाया जाता है वो और ज़्यादा पलट पलट के लौट लौट के आते हैं। इस बारे में भी सैयद नुरसी ने एक्सप्लेन किया था और उसके लिए उन्होंने बताया था कि पेशेंट को ठीक से साइको एजुकेट करना ज़रूरी है, ठीक से उसे समझाना ज़रूरी है कि वो क्या कर रहा है और उसके मन में हो क्या रहा है, ताकि वो अपने मन में बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स ना भर ले, ताकि उसका ओसीडी ना बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने पेशेंट की काउंसलिंग पर काफ़ी बल दिया था, काफ़ी फोकस किया था। जैसा कि हमने इस पूरे केस में देखा, जिसमें कि एक रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट की थेरेपी को हमने जाना समझा, उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से एक रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट की थेरेपी की जानी चाहिए। पर कई मामलों में जो आज के जो मॉडर्न थेरेपिस्ट होते हैं, कई सारे ऐसे थेरेपिस्ट जो कि करंटली जो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन देते हैं, वो पेशेंट के रिलीजियस कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन या ज़्यादा चर्चा नहीं करते पेशेंट से थेरेपी में। इनफैक्ट जो पूरा जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं इस पर बेस्ड होता है कि इन सब चीज़ों को इरेशनल देखा जाए, इनमें ज़्यादा ना पढ़ा जाए, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हुआ जाए, जैसा जो कर रहे हो वैसा सब करते रहो। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रीटमेंट होते हैं ये काफ़ी इनफेक्टिव हो जाते हैं। पर जो रिलीजियस इंटीग्रेटेड थेरेपी है, जिसके अंदर किसी की फेथ, वैल्यूज़, उसके रिलीजन, कल्चर फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है और इसको अपनाना काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओसीडी का जो मेन ट्रीटमेंट है वो तो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ही है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस अलग अलग पेशेंट्स और अलग अलग सब टाइप्स के हिसाब से किए जाने ज़रूरी होते हैं और एक ही तरह से, एक ही स्टाइल से हर पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा सकता। रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट, क्लीनलीनेस और वॉशिंग का पेशेंट, प्योर ओसीडी का पेशेंट, मेंटल कंपल्जन्स का, या जो भी अलग अलग जो ओसीडी होते हैं जैसे कि हार्म ओसीडी, होमोसेक्सुअल ओसीडी, इन सब के इलाज में अलग अलग टेक्निक्स लगाना और कुछ मॉडिफिकेशंस करना बेहद ज़रूरी है। पर कई सारे थेरेपिस्ट एक ही तरीके से सबका इलाज करते हैं और काफ़ी जो एसेंशियल थीम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उनको एड्रेस नहीं करते। वो पेशेंट की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के पीछे उसके जो बिलीव्स हैं, उसकी जो लाइफ की जो पूरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसको पूरा कंसिडर नहीं करते और यही वजह है कि कई मामलों में थेरेपी जो है वो पूरा असर नहीं ला पाती और पेशेंट जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। अगर देखा जाए तो रिलीजियस ओसीडी को ठीक करने के लिए यही नियम फॉलो किया जाना चाहिए कि जो ऑब्सेशन की वजह से जो रूल्स बनाए हैं, ऑब्सेसिव थिंकिंग में जो हमने अपने ही एजम्पशंस बनाए हैं, उनको तो चैलेंज किया जाए, पर रिलीजियस रूल्स और प्रैक्टिसेस जो हैं उनको किसी तरह से वायोलेट ना किया जाए, उनके खिलाफ ना जाया जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है और यही एक लक्ष्य होता है, यही एम होता है रिलीजियस ओसीडी के ट्रीटमेंट में, कि उसके अंदर रिलीजियस बिलीव्स या प्रैक्टिसेस को चैलेंज नहीं किया जाता, उनके अगेंस्ट या उनके बारे में कुछ नेगेटिविटी नहीं माइंड में लाई जाती, उसमें अपना जो बिलीफ है, अपना जो फेथ है, उसे ख़त्म नहीं किया जाता। कई लोग इलाज इसी वजह से नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर डॉक्टर से इलाज लेंगे, थेरेपिस्ट से इलाज लेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह से एक्सपोज कर देंगे जिससे कि हमारा जो फेथ है अपने रिलीजन में वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से कई बार वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। पर यह बात सच नहीं है। अगर सही तरीके से रिलीजियस ओरिएंटेड सीबीटी दी जाए तो रिलीजियस बिलीफ से छेड़छाड़ किए बिना भी ओसीडी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट भी जो है वो रिलीजियस सेंसिटिविटी को समझे, वो समझे कि कितना सेंसिबल इशू होता है किसी की रिलीजियोसिटी। इसलिए एक ही तरीके से ट्रीटमेंट करके फ़ायदा नहीं होगा पेशेंट का। पेशेंट के साथ काफ़ी पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और अगर पेशेंट का कंसेंट हो तो एक रिलीजियस स्कॉलर या टीचर को भी इन्वॉल्व किया जाए थेरेपी में। किसी ना किसी तरह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एंकरेज करने के लिए एक रिलीजियस टीचर की मदद ली जाए, ताकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बिलीफ से जुड़ी, एटीट्यूड से जुड़ी, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर जो एक पेशेंट के मन में जो गलत फीलिंग्स, गलत थॉट्स आ गए हैं, उनको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो पाए एक रिलीजियस स्कॉलर की मदद से।
एक बार अगर कोई रिलीजियस टीचर एग्री कर जाता है, समझ जाता है प्रॉब्लम को, तो उन्हें पेशेंट के बारे में थोड़ा समझाया जा सकता है, उसके जो रीएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर हैं उनके बारे में थोड़ा एजुकेट किया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि कैसे पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है, कैसे पेशेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम से डील करने में उसको मुश्किलें आ रही हैं, किस तरह का बिहेवियर किया जाए, किस तरह की बातें ना कही जाएं। कुछ इस तरह से जब रिलीजियस टीचर को समझाया जा सके, कुछ इस तरह से उनकी मदद से, गाइडेंस से, अगर ऑब्सेशन को री इन्फोर्स किए बिना उस बिलीफ को मेंटेन किया जा सके और पेशेंट की एंजाइटी को कम किया जा सके, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इनफैक्ट जो रिलीजियस टीचर होगा वो पेशेंट के हिसाब से कुछ ऐसे सूरा और ऐसे कुछ टेक्स्ट में से कंटेंट निकाल के उसको समझाएगा ताकि पेशेंट उन सब टीचिंग्स के साथ एग्री कर पाए, वो उसके बिलीव्स के साथ छेड़छाड़ किए बिना अपने को और ज़्यादा बेटर रिलीजियस तौर पर देख सके। थेरेपिस्ट भी एग्री कर जाए, क्योंकि थेरेपिस्ट को भी ये चीज़ समझनी होगी कि कहीं कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए, कर दिया जाए जिससे कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तरफ तो पेशेंट का ओसीडी ना बढ़े, ऐसा भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, और दूसरा कि जो रिलीजियस स्कॉलर जो पेशेंट को समझा रहा है उससे उसकी मदद की जा सके ताकि पेशेंट के मन में किसी तरीके की घृणा या सेल्फ हेट्रेड ना डेवलप हो। और कई सारे ऐसे रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस को टारगेट किया जा सकता है, और जो रिलीजियस स्कॉलर है वो अलग अलग टेक्स्ट में से कुरान के अलग अलग सूरा को लेकर हदीस में क्या क्या कहा गया है उसमें से सारी बातें उठाकर जो भी पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में, पेशेंट के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं वो उसको बता दे, ताकि पेशेंट का जो फोकस है वो पूरा रिलीजियस ओरिएंटेड हो। पेशेंट के मन में कहीं कोई गिल्ट ना आए, किसी तरीके का कोई गुनाह का भाव ना आए, और पेशेंट ऐसा ना सोचे कि उसके मन में जो थॉट्स हैं वो सब बहुत बुरे हैं। रिलीजियस गाइडलाइंस की मदद से पेशेंट को काफ़ी हद तक मदद दी जा सकती है, और इसमें रिलीजियस टीचर की हेल्प लेना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर देखा जाए तो एक ओसीडी के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है अपने इंट्रूसिव थॉट्स को लेकर, और अगर वो थॉट्स मन में बार बार आ रही हैं, सप्रेस नहीं हो पा रही, तो वो काफ़ी ज़्यादा शेम और गिल्ट के साथ भर जाता है उसका मन। स्पेशली अगर रिलीजियस इश्यूज हो तब तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ये जो पेशेंट था इसमें काफ़ी सारी ब्लास्फेमस थॉट्स आती थी। जब भी वो कोई रिलीजियस सिंबल देखता था, जैसे कि कुरान देखता था या कोई मस्जिद का चित्र, फोटो देखता था, तो उसके मन में गॉड को लेकर काफ़ी ब्लास्फेमस थॉट्स आती थी। इसीलिए एक्सपोजर जो थे वो कुरान के वर्सेस को लेकर किया गया, रिलीजियस स्कॉलर से डिस्कस किया गया और कुरान को पढ़ने को कहा गया। ये सारा जो एक्सपोजर था ये इसीलिए किया गया ताकि उसके मन में ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं गॉड को लेकर, रिलीजियस सिंबल्स को लेकर, इसके मामले में जो उसके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाया जा सके। थेरेपी में कुछ इस्लामिक वैल्यूज़ को भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि रिदा, सब्र और तवक्कुल, इनको भी यूज़ किया जा सकता है ताकि पेशेंट जो है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सके अपनी प्रॉब्लम को, पेशेंस रख सके और पूरा अपना जो फेथ है वो गॉड में बनाए रखे, ताकि उसके थेरेपी में प्रोग्रेस हो पाए और उसको मोटिवेट किया जा सके ताकि वो बेटर तरह से अपना एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करता रहे। ऐसे में उसको स्पिरिचुअली रिवॉर्डेड फील होगा, उसको लगेगा कि अगर वो अच्छे से अपना पूरा नमाज और पूरी जो कुरान है उसकी रीडिंग कर लेता है तो सब्र रखने से उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और जिस भी चीज़ से जो वो डरता है अगर उसको एक्सपोज कर ले तो सब्र की मदद से, रिदा की मदद से उसको काफ़ी मदद मिलेगी, उसको काफ़ी बेहतरी होगी और धीरे धीरे उसको एक अच्छा फल मिलेगा। एक और टेक्निक है जो कि ओसीडी के पेशेंट में यूज़ की जा सकती है, वो होता है डी रिस्पॉन्सिबिलाइजेशन। मतलब कि पेशेंट अपनी जिम्मेदारी को किसी और पर डाल दे। जैसे कि कुरान पढ़ने की जो उसकी जो जिम्मेदारी थी, जहां उसको लगता था कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा, वो उसको इमाम पर डाल दे, क्योंकि इमाम का कुरान पढ़ना उतना ही बेहतर है जितना कि उसका खुद के द्वारा पढ़ा जाना। मतलब अगर वो इमाम के कुरान पढ़ने को केवल सुन भी रहा है तो भी वो एक सही तरीका समझा जाएगा, और ऐसा हदीस में भी दिया है, ऐसा थेरेपिस्ट ने भी बताया और रिलीजियस स्कॉलर ने भी बताया। और इसकी मदद से ये जो पेशेंट था ये अच्छे से अब मस्जिद भी जा पाता था। इमाम जब नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे तो उन्हें सुनता था, और साइलेंटली जब प्रे करता था तो उसके लिए वो एक्सेप्ट भी कर गया, और साथ ही वो दूसरों के साथ अब सोशलाइज भी कर पा रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ रहा है, वो एक बुरा मुसलमान बन रहा है। इसके मन में ये बातें डाली गई, उसको समझाया गया कि एक बुरा मुसलमान नहीं बन जाएगा वो अगर वो कुरान खुद नहीं पढ़ेगा तो। इस पेशेंट को बताया गया कि कैसे अल बुखारी में लिखा है कि सलातुल जमा करने से 27 गुना ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलता है
कि कैसे अकेला प्रेयर करने के मुकाबले अगर सलातुल जमा किया जाए तो 27 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था, उसे समझाया गया। और ये काफ़ी एक यूनिक चीज़ है जो सिर्फ इस्लाम में ही पाई जाती है। पूरा थेरेपी ख़त्म होने के बाद पेशेंट के ओसीडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई और उसको अपने रिलीजियस बिलीव्स के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करनी पड़ी। सारा जो ट्रीटमेंट था वो उसकी रिलीजियस फेथ के हिसाब से चला और ऐसे में उसे रिवॉर्ड भी मिला। मतलब ओसीडी का ट्रीटमेंट भी उसके रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंग ही चला। उसे बहुत ज़्यादा अपने रिलीजियस फेथ के अगेंस्ट नहीं जाना पड़ा और ये अपने में काफ़ी रिवॉर्डिंग था, अपने में इसका एक अच्छा फल मिला और पेशेंट जो था काफ़ी सेटिस्फाइड होकर उसके घर वाले भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहे। इनफैक्ट रिलीजियस टीचर जो थे उनको भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगा ये ट्रीटमेंट और इस तरह से इलाज देकर पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ दे दिया गया। तो ये रहा पूरा केस एक रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट का। ये केस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और भी कई सारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ आपको समझने को मिलें जिन्हें आप प्रैक्टिस में ला पाएँ। रिलीजियस ओसीडी के बारे में और भी काफ़ी सारे तरीके मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे रिलीजियस ओसीडी को दूर किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है जब हम रिलीजियस ओसीडी को ट्रीट कर रहे हैं साइकोथेरेपी की मदद से। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।